क्या बिना तोड़े फोड़े और रंगों को चेंज करके हम एस्ट्रो वास्तु की सहायता से अपना वास्तु सही कर सकते हैं? दशाएं तो लगातार बदलती रहेंगी जीवन में, कब तक आप मकान तोड़ते रहेंगे? तो हर व्यक्ति को कौन सा मकान सूट करेगा वो भी आपकी कुंडली से मालूम चलता है कि हर आदमी को अपने जन्मदिन से पहले एक बार अपनी कुंडली चेक जरूर करा लेनी चाहिए, सभी साइंसेस से मिला के। तो आप अपनी कुंडली से इतना बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं कि आप अपने घर का सामान अपनी मर्जी से चेंज नहीं करते हैं। प्लेनेट अपने प्लेसमेंट के हिसाब से उसका अपनी जगह से उस जगह से बदलवाते हैं चीज को। घर का वास्तु होता है वो मेरी कुंडली से अलाइन हुआ। अब मेरा एक ऑफिस है जी, क्या वो भी मेरे से अलाइन होगा? सबसे मजेदार चीज एस्ट्रो वास्तु में आपको किसी के जाने की विजिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत सारे जो घर होते हैं उनके पास में मंदिर होता है, तो वो मंदिर जो होता है वो अच्छा असर करता है घर के पास में होना कि बुरा असर करता है? कोई भी हाउस, कोई भी चीज आपकी लाइफ में परमानेंट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब है तो उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा? आपकी दशाओं पे डिपेंड करता है कि कब उस चीज के ऊपर इम्पैक्ट उसका बनेगा और कब नहीं बनेगा। व्यापार में और धन वृद्धि के लिए ऑफिस किस डायरेक्शन में होना चाहिए? व्यापार में अपनी वृद्धि हो, उसका डायरेक्शन देखना है तो देखा जाएगा। पति पत्नी के जो बेडरूम की जो दिशा होती है और उसका जो कलर होता है वो उनकी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है? एक व्यक्ति का जीवन जब वो आया और जब वो जाएगा, तो इसके बीच की पूरी जर्नी में जो जो इवेंट्स उसके लाइफ में होंगे वो उसके हॉरोस्कोप में लिखे होते हैं। राधे राधे, जय गुरु जी। आज फिर से आपका स्वागत है नए सेशन में। आज हम फिर से जुड़े हैं अनुराग तारामणि सर के साथ। लास्ट सेशन में हमने बात करी थी BNN पर, आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रो वास्तु पर। राधे राधे सर, स्वागत है आज आपका। राधे राधे मैम। जी सर, तो आज हम टोटली बात करने वाले हैं एस्ट्रो वास्तु पर। जी मैम, बिल्कुल। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि एस्ट्रो वास्तु होता क्या है? जी मैम, देखिए एस्ट्रो वास्तु जो है ये दो विधाओं का एक संगम है। एक है वास्तु और एक है एस्ट्रोलॉजी। जी, ठीक है, और ये दोनों अगर चीज देखी जाए तो ये हमारी कुंडली से ही निकलते हैं। अगर वास्तु को अगर हम डिफाइन करें पूरी तरह से, वो हमारी पूरे कुंडली के ऊपर ही बेस होता है। एक व्यक्ति का जीवन जब वो आया और जब वो जाएगा, तो इसके बीच की पूरी जर्नी में जो जो इवेंट्स उसके लाइफ में होंगे वो उसके हॉरोस्कोप में लिखे होते हैं। जी। तो जब सब कुछ वहाँ लिखा हुआ है तो डेफिनेटली उसका वास्तु से रिलेटेड चीजें भी उसी में लिखी होंगी। ओके। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए ये विषय बना जो बना एस्ट्रो वास्तु। सर, जैसे एस्ट्रोलॉजी अपने आप में पूरा साइंस है, जी मैम, वास्तु भी अपने आप में पूरा साइंस है, तो इनके कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए मैम, कारण क्या है इसके पीछे? जो वास्तु है, वास्तु में कुछ लिमिटेशंस हैं। वास्तु के अंदर आपने एक मकान बनाया, आपने एक दिशा उसमें सेलेक्ट कर ली कि हमने अपना पूर्वमुखी मकान बना लिया, हमने उत्तरमुखी मकान बना लिया उसमें, और उसमें बहुत से परिवार, बहुत से लोग, फैमिली मेंबर्स आते हैं, तो क्या सबके लिए वो सुटेबल है? क्या सबको उसमें राइज मिलेगा? क्या सबको फॉल डाउन मिलेगा? ये डिसाइड करती है आपकी हॉरोस्कोप, कुंडली। इसी बात पे मेरा एक क्वेश्चन है कि एक घर है जो पुरखों से चला आ रहा होता है, पर उसी घर में सभी लोग रहते हैं, सेम वास्तु है, सेम चीजें हैं, पर कभी फैमिली राइज कर रही होती है, कभी डाउन कर रही होती है, तो ये क्या डिफरेंस है? मतलब तो वास्तु काम कर रहा है कि एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है कि दोनों काम कर रहे हैं? नहीं मैम, इसमें दोनों ही काम करते हैं। वास्तु भी काम करता है, एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है। क्योंकि जो हमारी महादशाएं हैं, जो अंतरदशाएं हैं, जो प्लेनेट एक्टिवेट होता है उसके अंदर, अगर वो चीज आपके मकान से अलाइंड है तो आपको राइज मिलेगा जी। अगर वो अलाइन नहीं है तो वो ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा आपके लिए जी। और इन्हीं चीजों को देखने के लिए हम एस्ट्रो वास्तु को देखते हैं ताकि हमें मालूम चल सके कि किस दशा में आपको क्या फायदा मिलने वाला है और किस दशा में आपको किस चीज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आने वाली है। जी। वास्तु से ये चीज नहीं जानी जा सकती और ना ही ये चीज सिर्फ कुंडली से जानी जा सकती है, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान सकती है। तो इसीलिए एस्ट्रो वास्तु में एक थ्योरी होती है, हिट थ्योरी, जी, जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से ली गई है।
अच्छा। हमारे यहाँ ये मानते हैं कि हमेशा कोई भी प्लैनेट अपने से 7th एस्पेक्ट को यानी कि 7वें हाउस को देखता है, दृष्टि जिसको दृष्टि बोलते हैं। जिसे कहते हैं हाँ। जिसको, ठीक है। लेकिन क्या वो अच्छी है या बुरी है, ये कैसे मालूम चलेगा? तो ये देखने के लिए हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का इसमें यूज करते हैं हिट वेस्टर्न थ्योरी में। एस्ट्रोलॉजी मतलब ये इसमें क्या है कि एक एस्ट्रोलॉजी तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में चल रही है जो हम वैदिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कर रहे बोलते हैं। हैं, ठीक है। विदेशों में भी इसके ऊपर बहुत काम होता है। ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, वहां से एक थ्योरी डेवलप की है कि हर एक प्लेनेट अपने से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जब आता है तो वो 180 का एंगल बनाता है, क्योंकि एक हॉरोस्कोप में एक साइकिल 360 डिग्री का होता है। ठीक है। तो 180 डिग्री पे जब वो आता है तो वो अपने से सामने वाले प्लैनेट को या हाउस को अपनी बुरी नज़रों से या से अच्छी देखता नजरों है, से। खराब नज़रों से या अच्छी नज़रों, दोनों से देखता है वो। जी। तो क्या होता है जब 180 आता है, आएगा एकदम सामने आएगा, तो उसकी दृष्टि उस पर दुश्मनों वाली या खराब पड़ेगी, तो वो हमारे लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं। अक्सर क्या होता है, देखा है कि कुंडली में सब कुछ सही चल रहा है, आप ज्योतिषाचार्य के पास आए, अपने कुंडली दिखाई, उन्होंने आपको गाइड किया कि ये कर लो, ये कर लो, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। ठीक है। तो वहाँ पे हम एस्ट्रो वास्तु को यूज करते हैं, देखते हैं कि क्या इस वक्त इस पर्टिकुलर हाउस पे या कोई दृष्टि तो नहीं आ रही है, नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, कोई तो नेगेटिव एस्पेक्ट तो को नहीं आ लेके रहा। बोल रहे हैं कि जन्म कुंडली का, लग्न कुंडली को लेके बोल रहे ये हैं? देखिए, ये दो तरीके से देखी जा सकती है, लग्न कुंडली से भी देखी जा सकती है और भाव चलित से भी देखी जा सकती है। जो जिसे ट्रांजिट जो होता है, चार्ट होता है हमारा, भाव चलित चार्ट होता है, उससे भी देखा जाता है इस चीज को। ठीक है। और जिस विधा में हम बात कर रहे हैं एस्ट्रो वास्तु, मैं इसके अंदर केपी एस्ट्रोलॉजी को यूज करता हूँ जी। वो पूर्ण तरीके से भाव चरित के ऊपर है, केपी कस्प कहते हैं जिसको। और उसमें क्या होता है कि जो प्लेनेट हमको अपनी लगन कुंडली में जहाँ बैठा हुआ दिख रहा है, कभी कभी वो वहां नहीं होके वो एक हाउस आगे या पीछे चल जाता है। तो उसकी दृष्टि वहां से पड़ रही होती है, तो जब हम उसको वहां से चेक करते हैं तो हमें रिजल्ट्स और बेटर और सटीक मिलते हैं उस चीज के लिए। तो वहां से हम चेक करते हैं कि ये प्लैनेट जो आया है वो आपको सपोर्ट करने आया है या आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करने के लिए आया है। ओके। तो इसमें एस्ट्रो वास्तु में बेसिकली है ना, जो मुझे समझ में आया कि जैसे सपोज मेरी कुंडली है, उसमें जो मेरी दशा और अंतरदशा चल रही है, उस अकॉर्डिंग अगर मेरे घर का वास्तु के अलाइनमेंट को मैं चेंज कर लूँ तो exactly. मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आ सकता है, चाहे मेरी दशा अच्छी हो या ना हो। जी बिल्कुल मैम, आपकी दशा एक अलग सिस्टम है ना, लेकिन इस समय जो आपको प्रॉब्लम आ रही है या इस समय जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, वो देखने के लिए एस्ट्रो वास्तु में उस प्लैनेट से देखा जाता है। जो महादशा में एक्टिवेट हुआ है, जिस हाउस में बैठा हुआ है वो, वहां से वो किस किस हाउस को देख रहा है और किस किस दृष्टि से देख रहा है। तो जिस हाउस को जिस दृष्टि से देखेगा वैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो सर ये है ना 180 डिग्री चेक कैसे करते हैं, और इसका नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो कैसे चेक करते हैं? जी मैम, देखिए मैम, हमारी कुंडली के अंदर हॉरोस्कोप में 12 भाव होते हैं, ठीक है, और वो 12 भाव होते हैं, उसका पूरा एक रेडियस बनता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो हर एक भाव को 30 30 30 30 करते हुए 360 डिग्री का पूरा एक सर्किल बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हिट थ्योरी में कुछ पॉजिटिव हिट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव हिट्स होते हैं जी। पॉजिटिव हिट होते हैं 30 का, 60 का और 120 का, ठीक है, डिग्री हो गई है। और जो नेगेटिव हिट होते हैं वो होते हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। अच्छा। तो जब कोई प्लेनेट, जैसे कि हम सैटर्न की बात करें कि सैटर्न 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो 7th हाउस से जब वो लग्न को देखेगा, तो जब सैटर्न एक्टिवेट होगा अपनी दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, जब भी एक्टिवेट होगा वो, तो वहां से 7th हाउस से वो फर्स्ट हाउस को देखेगा। तो अगर आप उसको 30 30 30 30 काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि 7th हाउस से फर्स्ट हाउस तो 180 बन जाएगा पूरा। ठीक है। तो यहाँ से शनि जो है अपने फर्स्ट हाउस को बहुत बैड इम्पैक्ट के साथ देख रहा है वो। तो उसका जो एस्पेक्ट है 180 का एस्पेक्ट जो है, ये आपको हर्डल्स देने वाला होता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला होता है। ठीक है। और फर्स्ट हाउस को अगर दे रहा है तो मतलब फर्स्ट हाउस होता है नेटिव सेल्फ, आई मीन माई सेल्फ। तो जातक के जीवन में लगातार उस समय में परेशानियां आती रहेंगी, एक के बाद एक, शनि से रिलेटेड। कितने टाइम तक रहेगा शनि की? जब तक महादशा रहेगी,
जब तक अंतर अच्छा। दशा रहेगी, जब तक अंतर दशा रहेगी तब तक वो चीज एक्टिवेट रहेगी उसके साथ में। तो जैसे शनि 7th हाउस में बैठा है और वो फर्स्ट हाउस को देख रहा है, जी, पर शनि पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस पर डिपेंड करता है। ये जैसे 180 दिखेगा तो डेफिनेटली नेगेटिव देख रहा है। जैसे तो मुझे एक चीज समझाओ, जी इसको प्रैक्टिकली करते हैं। जैसे मेरे 6th हाउस में शनि है, जी ठीक है, वो योग कारक है ऐसा बोला जाता है। तो मेरे 6th हाउस में है तो वो मेरे 12th हाउस को देख रहा होगा, जी, ठीक है। तो अब मेरी शनि की महादशा चल रही है, तो मेरे 12th हाउस के पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे कि नेगेटिव रिजल्ट देखिए आएंगे? मैम होता क्या है कि एग्जैक्टली इसको देखने के लिए हमें उसका कैलकुलेशन करनी पड़ती है। शनि कितनी डिग्री का बैठा हुआ है, अच्छा। आपके हाउस की डिग्री कितनी है, 12th हाउस की डिग्री कितनी है, ठीक है। हमें क्या लगता है कि 6th हाउस से अगर वो देखेगा तो 12th हाउस को देख रहा है वो, लेकिन जब उसको कैलकुलेट किया था कंपाउंड डिग्री के अंदर तो कभी कभी वो 11th हाउस और कभी कभी फर्स्ट हाउस चल जाता है वो। अच्छा। तो उसको कैलकुलेट करके देखा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ से देखेंगे तो 180 का डिग्री कहीं बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है। तो जिस चीज को देख रहा है वो वहां पे उस चीज से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, नेगेटिव ही मिलेगा। नेगेटिव ही मिलेंगे उसके। हाँ। अगर उसकी रेमेडी नहीं हुई है तो चाहे अगर वो कैलकुलेशन डिग्री मुझे पता नहीं है, जी, पर अगर शनि 6th हाउस में बैठा है और हम मानते हैं 12th हाउस को 12th ही देख हाउस रहा है, को, 180 में देख रहा है, तो वो मुझे 12th हाउस के नेगेटिव रिजल्ट ही अब दे रहा 12th होगा। हाउस के नेगेटिव रिजल्ट्स की बात की जाए अगर, हाँ। तो 12th हाउस होता है इन्वेस्टमेंट का। हाँ। तो सैटर्न डिले कारक है, हम्म। तो क्या करेगा आपके इन्वेस्टमेंट में डिले करेगा, हम्म। हर्डल्स पैदा करेगा, हम्म। है ना। 12th हाउस होता है हॉस्पिटलाइजेशन का, हम्म। ट्रीटमेंट का, हम्म। तो वहाँ आपके इश्यूज क्रिएट करेगा, आपके एक्सपेंसेस का है, खर्चों का है। हम्म। तो लेकिन 6, 8 और 12 में अगर किसी मेलेफिक प्लैनेट की अगर दृष्टि जा रही है तो वहाँ पे वो उन सब चीज़ों को रिजल्ट्स को भी डिले करता है वो। तो ये आपको अच्छा। 6 हाउस से 12th हाउस में देने से आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा इस चीज़ का, क्योंकि पर शनि डिले करेगा। मेरी तो जो शनि की दशा आई जी, उसके बाद मेरा ये सब चीजें जो आप बोल रहे हो नेगेटिव वाला, वो सब तो पॉजिटिव ही हुआ है। मुझे हाँ, 12th में नहीं देख के 11th में देख रहा होगा। 11th नहीं, हाँ। अगर 11th में है तो 11th के रिजल्ट्स को वो करेगा, प्रभावित करेगा। हाँ। 12th को देखा तो 12th को करेगा, और फर्स्ट को हाँ। देखा तो फर्स्ट को पर करेगा। जैसे अभी आपने बोला हाँ, इन्वेस्टमेंट और ये सब, मैं वो बताता सब हूँ तो बेहतर ही हुआ है। उसमें क्या होता है कई बार हमारी कुंडली के हिसाब से या हमारे बाय डिफॉल्ट रेमेडी बन जाती है। हाँ। वो रेमेडी क्या होती है कि मैंने बताया आपको कि 180 का डिग्री आपको हर्डल्स देता है, और 120 का डिग्री का जो हिट होता है वो आपको पॉजिटिव दे रहा पॉजिटिव देता है और सपोर्ट करता है। तो हो सकता है कि आपके है। 120 डिग्री एंगल जो बन रहा हो आपका 12th हाउस से, उसमें कोई सैटर्न से रिलेटेड सामान रखा हो। अच्छा, मेरे घर पे, घर के अंदर ही। तो क्या होगा, जो शनि का 180 का हिट बन रहा है और जो 120 का हिट बन रहा है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको ये रेमेडी हो गई, नलीफाई कर देगा, और वो रेमेडी हो जाती है इसकी। हाँ। तो कभी कभी बाय डिफॉल्ट रेमेडी भी आपकी साथ चलती है इसमें। तो जैसे 6th हाउस में शनि है तो उसका 120 हिट कौन से घर में बना? अगर 6th हाउस से बनेगा तो 8th हाउस से। तो 8th हाउस में मेरे घर पे मतलब क्या उसको 8th लोकेशन? हाउस में आपकी जो भी राशि आ रही है, हाँ। उस राशि की दिशा में कहीं ना कहीं शनि से जुड़ा हुआ सामान रखा हुआ मिलेगा आपको। अब मुझे बताओ कुंडली में ना डायरेक्शंस कैसे देखते हैं? वास्तु का तो मुझे पता है कि कैसे जी। देखते हैं, कुंडली में डायरेक्शंस कैसे देखते कुंडली में डायरेक्शन में होता क्या है, जैसे मेष राशि है हैं? उसकी दिशा ईस्ट होती है, ओके। ठीक है। जो टॉरस राशि है, वृष राशि होती है, उसकी होती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। जो मिथुन राशि होती है उसकी दिशा होती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। जो कर्क राशि होती है जिसे कैंसर राशि कहते हैं, उसे कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो इस प्रकार से हर एक राशि की अपनी एक डायरेक्शन है, दिशा होती है। तो और ये 12 तरह के लग्न होते हैं, तो हर व्यक्ति के लग्न के हिसाब से वो राशियां का प्लेसमेंट चेंज होता है। जैसे किसी का अभी आपने बोला मेष लग्न है, मेष लग्न है, मेष लग्न है, तो उसकी फर्स्ट डायरेक्शन क्या हो गई? फर्स्ट हाउस की डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन हो गई। ईस्ट डायरेक्शन जी, हो गई, जो कि लग्न में जो उसका राशि आ रही है मेष आ रही है, हाँ। तो ईस्ट डायरेक्शन से उसकी कुंडली स्टार्ट होगी। और जैसे सेकंड वाला वृषभ लगन बोलते हैं, तो उसकी कैसे चालू उसकी होगी? स्टार्ट होगी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होगी। अच्छा, तो उसकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट हुई, फिर इस तरीके से हाँ, चलता वो है कि इस तरीके से इसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। हाँ। एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। और अगर कोई व्यक्ति आता है जो पाइसिस लग्न का है, तो उसकी साउथ ईस्ट से स्टार्ट होती है कुंडली उसकी, ठीक है। तो हर व्यक्ति के लिए हर दिशा एक अलग अलग तरीके से काम करती है। तो इसीलिए कहते हैं कि एस्ट्रो वास्तु की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है आज के समय में, क्योंकि 12 तरह के लग्न होते हैं, ठीक है। तो 12 तरह के लग्न के हिसाब से हर व्यक्ति को बेनिफिट मिले,
जैसे हमने शुरुआत की थी अभी कि एक मकान बन गया, अब उस मकान जो बना है उसके वो तो एक डायरेक्शन के हिसाब से बन गया, लेकिन मेष लग्न वाले के 4th हाउस में जो आएगा वो कर्क राशि आ रही है, तो साउथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का जो एंट्रेंस होगी या घर होगा वो उसको सूट करेगा। ऐसे हर राशि के हिसाब से उसकी एंट्रेंस बदल जाएगी, तो हर व्यक्ति को कौन सा मकान सूट करेगा वो भी आपकी कुंडली से मालूम चलता है। पर जैसे सर वास्तु है, वास्तु में ऐसे बोलते हैं कि E3 E4 का गेट बढ़िया होता है, ठीक है, यानी ईस्ट का जी। मेरी ये 2 लोकेशन है, नॉर्थ में भी E3 और 4th वाला ही सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट का अलग होता है, साउथ का अलग होता है। पर आप बोल रहे हो कि कुंडली के अकॉर्डिंग अलग अलग एंट्रेंस सबको सूट करती है। बिल्कुल मैम। अगर सपोज मैंने कोई घर परचेज किया, ठीक है, और मैंने तो 0 डिग्री नॉर्थ देखकर उसका अलाइनमेंट कर दिया कि N3 N4 की मेरी एंट्री होनी चाहिए, पर वो मेरी कुंडली में सूटेबल है या नहीं है वो भी चेक करना पड़ेगा। देखो बताता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मेष लग्न की कुंडली की बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमने कहा कि फर्स्ट नंबर हाउस हमारा ईस्ट डायरेक्शन होता है, तो 6th नंबर हाउस जो होता है कन्या राशि जो होती है, भृगु राशि, उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन सबके लिए अच्छा है। लेकिन मेष लग्न वाले ने अगर नॉर्थ डायरेक्शन का मकान लिया तो 6th नंबर हाउस का रिप्रेजेंट करता है रोग ऋण शत्रु, वो बढ़ जाएंगे, तो वो बढ़ जाएंगे उस मकान में आने से, उसको नुकसान है उस व्यक्ति को। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए वो डायरेक्शन फिक्स है, इसीलिए 12 जॉडियक्स हैं, और जिस जॉडियक से आपकी 4th हाउस में जो जॉडियक आ रहा है या वही आपको डायरेक्शन आपके लिए, क्योंकि 4th हाउस किसका है, आपके घर का, सुख का, डोमेस्टिक कंफर्ट का, पीस ऑफ माइंड का। अगर वहां पे अगर 6 नंबर आ गई, आपकी राशि आ गई, तो आपको पीस ऑफ माइंड कैसे मिलेगा आपको? तो मुझे जो समझ आया कि लग्न से देखना है कि अकॉर्डिंग अपनी दिशा होनी चाहिए, पर एंट्रेंस कौन से हाउस से देखते हैं? 4th हाउस से। 4th हाउस में जो राशि आ रही है, 4th हाउस से जो राशि आ रही है उससे एंट्रेंस देखा जाता है घर का, क्योंकि आपका घर का सुख 4th हाउस है आपका, ठीक है। 4th हाउस से आप चेक करेंगे कि आपको घर का सुख मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अगर आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जो 8 नंबर राशि है, अगर उसकी डायरेक्शन में आपका घर का एंट्रेंस आ गया तो वो दुखों का घर है। 12 नंबर राशि का अगर आ गया तो वो आपके एक्सपेंडिचर्स है, व्यय है, खर्चे हैं, आइसोलेशन का है, संन्यास का है, तो वो सूट कैसे करेगा आपको? तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति के लिए ये जो है सिस्टम चेंज होता है इसमें। ठीक है सर, तो जैसे अभी आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं। जी मैम। ठीक है, जैसे वृषभ लगन वाला है, ठीक है, उसका 2 नंबर का लगन हो गया, 2 नंबर का लगन हो गया। अब उसको जब घर खरीदना है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसको घर खरीदना है, तो उसको कौन सी दिशा का घर खरीदना चाहिए? उसके लिए बेस्ट डायरेक्शन जो उस व्यक्ति के लिए रहेगा, उसका 4th हाउस में सिंह राशि आ जाएगी, लियो, है ना, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बेस्ट फेवरेबल डायरेक्शन उसके लिए, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो वृषभ लगन वाले को आपके हिसाब से नॉर्थ का या ईस्ट वाला? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बेस्ट डायरेक्शन उसके लिए वाला ना, जो मेन एंट्रेंस है उसकी नॉर्थ, और उसकी भी कोई डिग्री होनी चाहिए? देखिए ये डिग्री वाइज ही निकलता है मैम सब चीजें। ओके। जब होता क्या है कि जब आप किसी कंस्ट्रक्शन करते हैं, मकान बनाते हैं, भूमि लेते हैं, तो सबसे पहले उसमें कंपास से उसको हम उसकी डिग्रीज लेते हैं, उसकी डायरेक्शंस लेते हैं हम उसकी, है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारा नक्शा बनता है मकान का। तभी हम जब हम मेष लग्न वाली जैसे हमने बात की, या हमारे जो वास्तु का कॉन्सेप्ट चलता है, हम कहते हैं कि साउथ ईस्ट के अंदर किचन बनाओ, है ना, साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम बनाओ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे पूजा का रूम बनाओ, है ना, या फिर गल्ला रखिए, पैसा रखिए, कुबेर का स्थान है, जल का स्थान है, हम उस तरीके से डिसाइड करते हैं अपना। लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए तो सूट नहीं करेगा। अच्छा। हर व्यक्ति के लिए साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में किचन सूट नहीं करेगी उसकी। ये सूट करेगा वहाँ जहाँ उसकी कुंडली में मंगल बैठा हुआ है। क्योंकि मार्स क्या है, मार्स एनर्जी है, फायर एलिमेंट है, और मंगल ही अग्नि कारक है। जो आपका गैस स्टोव है वो भी मंगल है, जो सिलेंडर है वो भी मंगल है। तो आपकी कुंडली में मंगल डिसाइड करेगा कि आपको किचन कहाँ होनी चाहिए। फिर अगर वही मंगल अगर 6, 8, 12 में बैठ गया आपकी कुंडली के हिसाब से भाव में, तो ये रोग का भाव हो गया, प्रॉब्लम का भाव हो गया, तो वहां पे जाके अगर रखोगे आप तो वो आपको दुखी परेशान करेगा फिर वो। तो ये हर चीज का डायरेक्शन अपने हिसाब से बदल जाता है समय समय के हिसाब से। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स थंब रूल है कि इस डायरेक्शन में साउथ ईस्ट है तो हमको किचन यहाँ बनानी है, साउथ वेस्ट में हमको मास्टर बेडरूम बनाना ही बनाना है, ये रूल नहीं है।
अब मुझे इसी पॉइंट पे एक बात बताओ आप कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने साथ में मकान खरीदा है जी, ठीक है, तो घर का वास्तु जो है वो वाइफ के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हस्बैंड के वैसे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए? देखिए वो जो मकान है वो हाँ। सबके हिसाब से एनर्जी अपने आप एडजस्ट कर लेता है। ठीक है। जितने लोग उसमें रहेंगे, अगर आपकी एनर्जी उससे सिंक्ड हो रही है तब तो आप उस मकान में रह पाएंगे, और अगर आपकी एनर्जी उस मकान से अलाइन नहीं है तो आप उस मकान में नहीं रह पाएंगे। ठीक है। तो और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जब आप किसी नई प्रॉपर्टी में आते हैं तो आपकी एनर्जी और उस जगह की एनर्जी को कनेक्ट होने में कम से कम 2 वर्ष का समय लग जाता है। अच्छा। 2 साल बाद में आपको उस जगह का वास्तु आपके साथ कनेक्ट होता है, काम चालू करता है। अगर और मैं मेरी बात करूं तो जी। मैं जब मैंने अपना घर चेंज किया, खुद की प्रॉपर्टी में आई मैं, तो मेरे घर का जो वास्तु है उसने मुझे 3 महीने में इम्पैक्ट कर दिया था जी। ठीक है ना, और वेरी क्विक, मतलब जो जो चीज़ें जिस जिस डायरेक्शन में है ठीक है, उसका मेरी लाइफ पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट। वो इसीलिए तो हुआ मेरी शनि की दशा भी स्टार्ट हुई जी, वो इसीलिए हुआ मैम कि जब आपकी जो कुंडली थी उसमें जो प्लैनेट्स की पोजीशन थी, हाँ। और जो जो चीज आपकी फेवरेबल थी, हाँ। वो जब आपका समय अच्छा आया, आपकी दशा अच्छा आई, तो उस समय से आपको वही चीज आपको मिली। और जैसे ही आपने वहां पे स्विच किया तो वो सब चीज अलाइन थी, तो वहां से एनर्जीज करना चालू हो गया। लेकिन आपकी पिछली एनर्जीज जहां से आप आए हैं वहां से खत्म होने में भी 2 साल का समय लग जाता है। अच्छा। तो धीरे धीरे करके वहां की एनर्जीज खत्म होती गई, यहाँ की एनर्जी बढ़ती चली गई, तो वो आपके साथ कनेक्ट हो गई। लेकिन आपका कोई भी किसी स्थान का वास्तु आपसे पूर्ण रूप से 2 साल के अंदर जुड़ता है, ठीक है, अच्छा हो या बुरा। तो मेरा क्वेश्चन जो था कि घर का जो वास्तु करना चाहिए एज अ कुंडली के अकॉर्डिंग, वो मेल से करना चाहिए कि फीमेल से करना चाहिए? नहीं, वैसे तो क्या होता है, जो ऑनर है उसका, हाँ, उसके हिसाब से मेन रहेगा। हाँ, पर मैंने कहा हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलके परचेज किया है, तो दोनों का ही वास्तु अलाइंड होगा तो ही दोनों आप वहां पे चल पाएंगे। और जितने पर्सन आपकी फैमिली में है, आपका घर का वास्तु सबकी कुंडली के हिसाब से अलाइंड होगा। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं कि आपकी कुंडली में मरकरी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है, और उसके अंदर आप देखेंगे तो फर्स्ट हाउस आ गया हमारा ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट डायरेक्शन में मरकरी से जुड़ा हुआ सामान मिलेगा आपकी कुंडली के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात करें कि आपके बेटे की कुंडली की बात करें या किसी दूसरे पर्सन की बात करें, उनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, ठीक है, उनका मरकरी 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी आपके घर में मरकरी का सामान मिलेगा, अच्छा, उनकी कुंडली के हिसाब से। अगर किसी तीसरे की व्यक्ति की कुंडली है तो अगर हम उसकी बात करें तो हम बात कर लेते हैं जैसे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है ना, और उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली के हिसाब से अगर और दूसरे प्लैनेट की बात करें कि उसमें जो मिथुन राशि के अंदर किसी का मरकरी बैठा हुआ है, ठीक है, यानी कि हो गया 8th हाउस हो गया, तो 8th हाउस उसका हुआ नॉर्थ वेस्ट के अंदर, उसके हिसाब से उनका सामान मिलेगा। तो जितने लोग हैं आपके घर में मेंबर हैं जिनका मरकरी जहाँ जिस हिसाब से बैठा हुआ है उसके हिसाब से मरकरी से जुड़ा हुआ सामान मिलेगा। तो मरकरी क्या है, हो सकता है कि आपके हिसाब से मरकरी स्टेशनरी हो, उस एक आपके डायरेक्शन के हिसाब से स्टेशनरी का सामान मिल जाएगा। दूसरे के हिसाब से जो प्लांट्स होते हैं हमारे, जो पॉट्स में लगे प्लांट्स होते हैं वो भी मरकरी होता है। 2 स्टेप्स जो होते हैं, सीढ़ियाँ होती है, वो भी मरकरी होती है। या फिर 2 गणेश जी की तस्वीर, 2 हाथी की तस्वीर, या एक जैसी 2 चीजें जो रेप्लिका होती है, बिल्कुल एक जैसी बनी 2 चीजें, वो एक डायरेक्शन में रखी मिलेंगी, वो भी मरकरी होता है। अच्छा। ग्रीन कलर मरकरी होता है, ग्रीन कारपेट मरकरी होता है। तो कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के हिसाब से हर डायरेक्शन में मरकरी से चीज जुड़ी मिलेगी, रिलेटेड चीजें मिल जाती और अगर वो नहीं मिल रही हैं तो वो प्रॉब्लम देंगी। अगर वो चीज अलाइन नहीं हो रही है तो वो प्रॉब्लम देगी। हर व्यक्ति अपनी कुंडली के हिसाब से ही अपना शहर, अपना एरिया, अपना मोहल्ला सब कुछ चुनता है। वो इतनी कुंडली से आपका जीवन अलाइंड होता है, हर चीज आपके उससे जुड़ी हुई है, हॉरोस्कोप से। सर एक बात बताओ, एक तो आप बात कर रहे हो एस्ट्रो वास्तु की, ठीक है, एक लाल किताब होता है उसमें भी एक मकान कुंडली करके कॉन्सेप्ट चलता है, ये दोनों सेम है, सेम तरीके से काम करते हैं कि अलग है?
नहीं मैम, ये दोनों विधाएं अलग अलग हैं, काम एक जैसा ही है सबका। ठीक है, अगर आप चाहें भृगु वास्तु कीजिए, वो भृगु संहिता के हिसाब से चलता है। ठीक है, केपी वास्तु की बात करें तो वो केपी कुंडली के हिसाब से चलता है, कृष्ण मूर्ति पद्धति से चलता है। लाल किताब की बात करें तो वो मकान कुंडली जो बनती है वो लाल किताब से बनती है। सब अपनी अपनी जगह सही हैं, एक्यूरेट हैं, लेकिन सबका काम करने का तरीका अलग अलग, देखने का तरीका अलग है, लेकिन काम सब करती है। वो कुंडली पे ही बेस्ड है सब कुछ। तो ये एस्ट्रो वास्तु कितने प्रकार का होता है? एस्ट्रो कई प्रकार का होता है। जैसे मैंने आपने बात की मकान कुंडली की, तो ये हो गया लाल किताब के हिसाब से। हम कह रहे हैं एस्ट्रो वास्तु केपी के हिसाब से। आप केपी वाला, हम केपी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हिट थ्योरी के हिसाब से बात कर रहे हैं। एक होता है भृगु के हिसाब से, भृगु वास्तु होता है जो कि आपकी कुंडली के हिसाब से चलता है। तो इस तरीके से कई तरीके से इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। काम सबका अपना अपना अलग है, देखने का मेथड अलग है, लेकिन रिजल्ट्स, फाइनल आउटपुट आपको वैसे ही मिलेंगे सब। मुझे एक बात बताओ, आपके पास कोई आया जी, ठीक है, तो उसको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का नॉलेज होगा तभी आप एस्ट्रो वास्तु सिखा पाएंगे कि जीरो से सिखाते हैं आप? देखिए, अगर किसी के पास एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है तो वो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद में उसको बेसिक स्टेप्स मालूम है, तो उन चीज़ों को बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएगा। और अगर कोई मेरे पास आया, वो कहता है कि मैं बिल्कुल अननोन हूँ, न्यू हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में, तो भी वो एस्ट्रो वास्तु सीख सकता है, क्योंकि इसके अंदर हम उतना पोर्शन कवर करते हैं कि जितना कुंडली के हिसाब से हमें देखना आना चाहिए। सिर्फ उतना पोर्शन कि आप उसको अपने चार्ट को कैसे एनालिसिस कर सकते हो, उतना हम उसको बेसिक उसमें सिखाते हैं साथ में। ठीक है, तो मतलब वास्तु का नॉलेज होना और एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज अगर नहीं भी है तो आपसे सीख सकते हैं। बिल्कुल। और सर एक बात बताओ मुझे आप, कि जैसे घर का वास्तु होता है वो मेरी कुंडली से अलाइन हुआ, ठीक है, अब मेरा एक ऑफिस है जी, क्या वो भी मेरे से अलाइन होगा? मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो भी मेरी कुंडली से ही अलाइन करना पड़ेगा मुझे? इसमें कुछ डिफरेंस है? देखिए हम आजकल क्या है कि जितने भी वास्तु करने वाले लोग हैं जो हैं, वो क्लाइंट से कितनी फीस ले उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको तीनों सॉल्यूशन एक साथ दे दूंगा तो मेरी फीस मारी जाती है। तो हम क्या करते हैं, घर का वास्तु अलग कर देते हैं, दुकान का वास्तु अलग कर देते हैं, फैक्ट्री का वास्तु अलग कर देते हैं। पर लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली में ही वो सारे हाउसेस हैं जिससे सब कुछ अलाइन हो सकता है। अगर आप अपने घर में अलाइनमेंट सही कर लें तो आपका ऑफिस का वास्तु भी सही हो जाएगा और आपकी फैक्ट्री का वास्तु भी सही हो जाएगा। आपका ऑफिस 7th हाउस आप सही कर लीजिए, आपका ऑफिस का वास्तु सही हो जाएगा। ठीक है, आपकी फैक्ट्री 8th हाउस होती है, अगर आपने अपनी कुंडली का 8th हाउस सही कर लिया तो आपकी फैक्ट्री का वास्तु भी सही हो जाएगा। तो मैं अपने कोर्स में वहाँ पे इन सब चीज़ों को एक साथ अलाइन करता हूँ कि आप एक ही जगह से सब चीज़ों का सॉल्यूशन ले सकते हैं, आपको सबके लिए अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे मज़ेदार चीज़ एस्ट्रो वास्तु में, आपको किसी के जाने की विजिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, आपके सामने सिर्फ कुंडली होनी चाहिए, उस कुंडली से उस व्यक्ति के मकान की स्थिति, घर में रखे हुए सामान की स्थिति, और क्या गलत है क्या सही है, किस एरिया से प्रॉब्लम आ रही है, वो सब आपकी कुंडली से दिखाई देता है। तो ये सबसे मजेदार जो चीज़ है वो ये है कि आप किसी के घर गए भी नहीं, देखा भी नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है, फिर भी आप उसके घर के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। सर अभी पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर मैं आपको एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ दूंगी जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, और उसके बारे में बताना कि उसके घर में कौन सी चीज कहाँ पड़ी। एक डेट ऑफ बर्थ पर भी प्रैक्टिकल करेंगे जिससे क्लियरिटी हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं, जैसे किसी को घर खरीदना है, ठीक है, तो वो कुंडली देख के ही घर खरीदना चाहिए, आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल मैम। और अगर किसी ने घर खरीद लिया, ठीक है, अब उसको चेंज तो कर नहीं सकता, एंट्रेंस तो चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो क्या चेंज करेगा अपने लाइफ में? देखिए मैम, इसमें क्या होता है कि पूरे मकान को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, जो मकान आपने लिया है वो तभी आया है आपके पास में जो आपकी कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस और आपकी जो कुंडली बनी है उसकी के अकॉर्डिंग। पहली चीज तो ये है ना। दूसरी चीज क्या होता है, हर चीज आपके जीवन में हर समय प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब आपकी महादशा आएगी। हाँ। अगर वहां से कुछ कोई हाउस हिट, कोई टारगेटेड हो रहा है तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी, या कोई प्लेनेट वहां से अगर टारगेटेड हो रहा है तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो 4 लेवल पे प्रॉब्लम आती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और वहाँ का नक्षत्र लॉर्ड।
ओके। ये 4 होते हैं, वहीं से आपकी प्रॉब्लम दिख जाती है कि कहाँ है। कि अगर आपने उन 4 चीज़ों को अलाइन कर लिया, सही कर लिया, उस दशा और उस पर्टिकुलर फेज में, जहाँ हमने कहा MD, AD, PD और नक्षत्र लॉर्ड, इन 4 लेवल पे आपने सही कर लिया तो वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से इमीडिएटली सॉल्व हो जाती है। आपके कहने से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हर आदमी को अपने जन्मदिन से पहले एक बार अपनी कुंडली चेक जरूर करा लेनी चाहिए, सभी साइंसेस से मिला के। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें सबसे मजेदार चीज ये है कि जब पेट में दर्द होता है तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। पर सर, पेट में दर्द होने से पहले अगर हमारा अपना लाइफस्टाइल को ही हेल्दी बना लेते हैं, वो वैसे ही अगर मैंने मेरे जन्मदिन से पहले आपसे कुंडली दिखाई तो आपको दिख रहा होगा कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें आने वाले समय में प्रॉब्लम दिखती है, तो हम उसका अगर पहले से ही सोल्यूशन ले लें तो ज्यादा बेटर नहीं है? उसमें ये है कि आपको गाइडेंस मिल जाता है, आपको इमाम चला जाता है कि इस समय में ये चीज हो सकती है, तो ये हम गाइड कर देते हैं कि ये जो समय आने वाला है, यहाँ पे इस समय में इस हाउस से रिलेटेड चीजों को आप वॉच कीजिएगा। अगर वहाँ प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली आप उस चीज को सही कीजिए। कि आपकी कुंडली में जो महादशा आती है, जो अंतर्दशा आती है, जो 15 प्रत्यंतर दशा आती है, उसके हिसाब से जो प्लैनेट जहाँ बैठा है, आपके घर का सामान भी अपने आप उस डायरेक्शन में अपने आप अलाइन हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। आपने कोई चीज बहुत समय से यहाँ रखी हुई है, जैसे ही आपका कोई प्लैनेट एक्टिवेट हुआ, जैसे हम मार्स की बात कर लेते हैं, मंगल कि आपकी कुंडली में मंगल की दशा एक्टिवेट हो रही है, मंगल की अंतर्दशा आने वाली है, तो आपने बहुत समय से अपने घर में जिम के सामान यहाँ रखा हुआ था, कि हनुमान जी की तस्वीर यहाँ रखी हुई थी, या कोई लाल रंग का बीन बैग आपके यहाँ रखा हुआ था, जो कि सालों से यहाँ रखा हुआ है आपका। मंगल आपका जिस हाउस में बैठा हुआ है, या मंगल जिस हाउस को देख रहा है, 7th एस्पेक्ट से जिसको देख रहा है, जैसे ही वो एक्टिवेशन में आएगा, आपका वो सामान अपने आप वहां से उठा के आप उसको उस डायरेक्शन में प्लेस कर दोगे। और जब आप देखोगे इस चीज को तो आप वंडर करेंगे कि जिस जिस दशा में आपका हुआ, वैसे वैसे आपके घर का सामान वैसे वैसे मूव करता रहता है, चलता रहता है, हिलता रहता है। तो आप अपनी कुंडली से इतना बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं कि आप अपने घर का सामान अपनी मर्जी से चेंज नहीं करते हैं। प्लेनेट अपने प्लेसमेंट के हिसाब से उसका अपनी जगह से उस जगह से बदलवाते हैं चीज को। सर देखिए, सब लोग जो वास्तु वाले होते हैं वो ये बोलते हैं कि ईस्ट का एंट्री लो या नॉर्थ वाला एंट्री लो, तो साउथ और वेस्ट वाले कहाँ जाएंगे बताओ? यही तो मैं आपको कह रहा था, मैं आपको भी कि यही अगर सिर्फ बोल दिया जाए कि इस दिशा ही बेस्ट है। अब ईस्ट दिशा सबसे अच्छी किसके लिए है? ईस्ट दिशा सबसे अच्छी होती है, या नॉर्थ की बात करें हम, ईस्ट और नॉर्थ की बात करें, तो वो जो पूजा कर्म से या ब्राह्मणों के लिए अच्छी है। ओके। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो शांति की दिशा है, ठंडी दिशा है, पूजा पाठ की दिशा है। तो पंडित जी को क्या चाहिए? ध्यान, मेडिटेशन, साधना, तो वो वहाँ आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप व्यापारी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, और अगर आपने वो ले लिया तो आपकी तो शांति हो गई, तो अब आपका क्लाइंट कैसे आएगा? आपको चाहिए कि क्लाइंट्स का आना जाना लगा रहे, शोर मचता रहे, लोग कंटिन्यू चलते रहे, तो आपको साउथ अच्छा आपको फेवर करेगा आपको। तो इस तरीके से ही ये वास्तु है, हर व्यक्ति हिसाब से अलग होता है। तो इसीलिए ये कह देना कि सबके लिए नॉर्थ का मकान अच्छा है या वेस्ट का मकान अच्छा है या ईस्ट का मकान अच्छा है, ये गलत है। पर्सन टू पर्सन, आदमी के वर्किंग के हिसाब से, कर्म के हिसाब से भी दिशाएं तय होती हैं, और दूसरा आपकी कुंडली के हिसाब से भी दिशा तय होती है। अगर आप उस दिशा में बैठते हो, उस दिशा में काम करते हो, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारी कुंडली का सेकंड हाउस होता है हमारी वेल्थ का। ठीक है। वो वेल्थ जो हम इस जन्म में कमाएंगे, ठीक है, हम जो सेविंग कर रहे हैं, हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो सेकंड हाउस है। ठीक है। मेष लग्न की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो होती है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। ठीक है। तो क्या सबके लिए जोड़ने की दिशा नॉर्थ ईस्ट होगी? जो बनाया गया है कुबेर था वो नॉर्थ ईस्ट मेष लग्न की कुंडली के हिसाब से, बाकी के लिए क्या रहेगा? हर व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से दिशा बदल जाती है उसकी सेविंग की। जिसका जो लग्न है उसका सेकंड हाउस जो लग्न का आएगा, उसकी राशि की दिशा में अगर पैसा रखोगे तो आपकी सेविंग बढ़ेगी, वरना पैसा नहीं जुड़ेगा। ओके। पर सर आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होता है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है।
अगर आप उस दिशा में अपना बैंक की पासबुक रखेंगे, अपनी चेकबुक रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स वहाँ रखेंगे, तो भी क्योंकि वो जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है आपका बैंक का। बैंक से जुड़े हुए जो अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ रखिए, अपना पिगी बैंक वहाँ रखिए, अपना वॉलेट वहाँ रखिए, तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप, अगेन वही आता हूँ कि मेष लग्न की कुंडली है और आपने अपना वॉलेट रख दिया साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में किचन, ठीक है, तो साउथ ईस्ट होगी 12th नंबर राशि आपकी। तो 12th नंबर राशि होती है व्यय की, एक्सपेंडिचर की, ठीक है। वहां अगर आपने अपना वॉलेट रख दिया, पर्स रख दिया, अपना कैश रख दिया, तो आपका पैसा खर्च हो जाएगा। तो हर व्यक्ति के लिए नहीं है, सूट नहीं करता है वो। तो हर कुंडली के हिसाब से आपको किस दिशा में क्या चीज रखनी चाहिए, यहाँ से मालूम चलता है। मेष लग्न की कुंडली के हिसाब से अगर 6 नंबर राशि है तो वो गई नॉर्थ, तो नॉर्थ डायरेक्शन 6 नंबर राशि होगी रोग ऋण शत्रु का। अगर कोई आदमी बीमार है और आपने उस डायरेक्शन में सो रहा है तो बीमारी कैसे जाएगी उसकी। तो मेष लग्न वाला का व्यक्ति को अगर देखा जाए तो उसको नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर नहीं सोना चाहिए आके, क्योंकि उससे उसको बीमारी पड़ेगी। क्योंकि 6 नंबर राशि किसकी है, डायरेक्शन किसका है, रोग का है, शत्रुओं का है। तो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से आपको एग्जैक्टली मालूम चलता है कि आपको किस डायरेक्शन में सोना चाहिए, बीमार व्यक्ति को किस दिशा में रखना चाहिए, आपकी सेविंग किस दिशा में रखनी चाहिए, आपके ऑफिस की दिशा क्या होनी चाहिए, आपका पैसे रखने की दिशा क्या होनी चाहिए। आपको गेन्स बढ़ाने हैं तो 11th हाउस पकड़िए, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 12th हाउस पकड़िए। तो हर चीज का एक जोन है और वो आपकी कुंडली के हिसाब से ही वो जोन निकलते हैं। उस जोन में करने से ही आपको आपकी वेल्थ बढ़ती है। आपको जिस चीज आपको चीज चाहिए वो करेंगे। 8th नंबर राशि जो होती है वो होती है हमारी एक्सलेटरी पार्ट, हमारा बॉडी का, ठीक है। वहां से हमारी बॉडी का वेस्ट निकल जाता है, ठीक है। अगर उस डायरेक्शन में कोई बच्चा अगर बैठ के पढ़ रहा है तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो पढ़ा हुआ सब वेस्ट हो गया, सब उसका वॉश हो गया, निकल गया, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया। तो उसको कहाँ पढ़ना चाहिए, तो ये भी देखना पड़ता है। आपकी कुंडली के हिसाब से ये दिशा बताती है कि इस बच्चे को किस दिशा में बैठ के पढ़ने से लाभ होगा। हर व्यक्ति के लिए हर दिशा अच्छी नहीं है। तो इसीलिए अब आपने अपना बच्चों का स्टडी रूम बना दिया घर में। एक जनरली क्या होता है, जब हम अपना मकान बनाते हैं तो बच्चों का एक स्टडी रूम बनाए थे। उस घर में 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, तीनों की अलग अलग कुंडलियां, अलग अलग लग्न है, तो क्या तीनों को रिजल्ट सेम मिलेंगे, या तीनों सही सेम स्कोर कर पाएंगे? वो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। अपना माइंडसेट होता है, पढ़ने का तरीका होता है, पर लोकेशन वाइज नहीं, आपका फोकस कहाँ आएगा, आपका कंसंट्रेशन कहाँ बनेगा, आप किस जगह जाके बैठ के पढ़ पाएंगे, कहाँ आपको चीज समझ में आएगी, उसकी भी एक डायरेक्शन है घर में आपकी एक। तो वो डायरेक्शन भी आप अपनी कुंडली से ही निकाल पाएंगे कि किसी बच्चे को साउथ उसको वेस्ट रहेगा, किसी के लिए नॉर्थ रहेगा, किसी का नॉर्थ ईस्ट रहेगा, किसी का ईस्ट साउथ ईस्ट रहेगा। तो अगर वो जो रूम है, अगर हमने स्टडी रूम बना भी लिया है, वो चाहे नॉर्थ में हो या ईस्ट में हो या साउथ में, अगर घर में बना लिया है, तो बच्चे के कुंडली के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको उस लोकेशन में, उस स्टडी रूम के लोकेशन में बैठा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मैम, वो घर से ही गए, घर से। और उसको करने के लिए आपको अपने घर का ब्रह्म स्थान पकड़ना पड़ता है, यानी सेंटर पॉइंट। आप अपने घर का नक्शा लीजिए या उसको मैप कीजिए उसको, या फिर अपना कोई कंपास लेके अपने घर के बीचों बीच सेंटर में खड़े हो जाइए। वहां से जो डायरेक्शंस निकल के आएंगे आपको, उस डायरेक्शन में उस बच्चे को बिठा के पढ़ाना पड़ेगा। वो घर के सेंटर से ही निकलता है, क्योंकि वहीं से सब अपनी 16 दिशाएं जो हमारी होती हैं वो वहीं से निकल के आती हैं सारी। इसीलिए ऐसा नहीं है कि उस रूम के किसी डायरेक्शन में बिठा दिया हमने तो वो काम करेगा। वो बेसिकली उस ब्रह्म स्थान से वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है, दिशा है, और वो दिशा अगर उसको सूट नहीं कर रही है तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। जिसको सूट कर रही है वो तो स्कोर कर जाएगा, लेकिन दूसरा बच्चा उसको स्कोर नहीं कर सकता। फिर एस्ट्रो वास्तु वास्तव में क्या है और ये सामान्य वास्तु से कैसे अलग है, ये बताओ आप। एस्ट्रो वास्तु और वास्तु में फ़र्क ये है मैम कि जो वास्तु होता है वो मकान के ऊपर होता है, फिक्स लैंड के ऊपर होता है, ठीक है। और एस्ट्रो वास्तु जब आपकी कुंडली के ऊपर होता है, वो ये पूरा तरह कुंडली पे आपके चार्ट के ऊपर ही वर्क करता है। तो एस्ट्रो वास्तु और वास्तु में बेसिक डिफरेंस यही होता है। जो ये 9 ग्रह होते हैं वो घर की अलग अलग दिशाओं और कमरों पर क्या प्रभाव डालते हैं? देखिए, जो 9 ग्रह हैं ये आपके अलग अलग समय पे आपकी कुंडली में प्रभाव डालते हैं। जब जब अपनी दशा, महादशा, अंतर्दशा में ये एक्टिवेट होते हैं तब तब जहाँ ये स्थापित होते हैं वहाँ, और जहाँ से वो देख रहे होते हैं वहाँ ये इनका प्रभाव आता है। अच्छा हो या बुरा हो वो चार्ट के हिसाब से देखा जाता है।
नए घर या फ्लैट को चुनते समय कुंडली और जो वास्तु होता है के आधार पर कौन सी 3 ऐसी बातें हैं जो कभी भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए? पहली चीज, आप मकान को नहीं चुनते, आपकी कुंडली के हिसाब से मकान आपको चुनता है, क्योंकि आप वहीं जाएंगे जहाँ आपकी कुंडली बनी है। फिर भी अगर आपको देखना है कि आपको कौन सा मकान सूट करेगा, तो आप कभी भी छठे हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस की दिशा में अगर आपके मकान की एंट्री आ रही है तो उस मकान को नहीं चुनिए। आजकल के जो फ्लैट होते हैं उसमें तो पूर्ण वास्तु संभव ही नहीं है, तो उसमें एस्ट्रो वास्तु क्या काम करता है? देखिए मैम, जितने भी फ्लैट हैं वो पूर्ण रूप से वास्तु से विपरीत बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वास्तु के लिए सबसे परफेक्ट जो शेप होती है वो होती है स्क्वायर, ठीक है। सेकंड जो बेस्ट होती है वो होती है 40-60, जो रेशो होता है वो। फ्लैट जो बने होते हैं वो बिल्डर के हिसाब से बने होते हैं, टेढ़े मेढ़े बने होते हैं, तो वो पूरी तरह से वास्तु से सम्मित नहीं होते हैं। और अगर आपको उसका वास्तु करना है तो आपको बॉडी वास्तु का यूज करना पड़ेगा। बॉडी वास्तु क्या होता है? ये बॉडी वास्तु जो आपने कर रखे, ये आपने हाथ में कलावा पहन लिया, आपने अपने हाथ के ऊपर यानी 3rd हाउस में आपकी कुंडली के अंदर आपने मंगल और बृहस्पति को स्थापित कर लिया। अच्छा, और ऑलरेडी मेरे मंगल है तो डबल इम्पैक्ट हो जाएगा। मंगल है तो अच्छा, वो अच्छा है बुरा वो अलग चीज है। हाँ। बट आपने मंगल और बृहस्पति को अपने हाथ में स्थापित कर लिया। ठीक है। गले में कुछ पहनते हैं तो वो गले में पहनते हो तो वो भी है। हाँ। क्योंकि वो आपका कुंडली का 2nd हाउस है। तो आप जब गले में कुछ पहनते हो या लिपस्टिक जिस कलर के लगाते हो या अपने कानों में जिस तरह की आप कुछ पहनते हो, उस कलर का आपका इम्पैक्ट उस पर ये किस घर का होता है? ये 2nd हाउस से, 2nd हाउस से होता है। वास्तु शास्त्र में जैसे पिरामिड होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, पौधे होते हैं, कि जो उपाय किए जाते हैं, एस्ट्रो वास्तु में उसका कोई महत्व होता है? एस्ट्रो वास्तु में महत्व है धागों का, एस्ट्रो वास्तु में महत्व है रंगों का, स्केच पेन का, एस्ट्रो वास्तु में महत्व है पेपर्स का, A4 साइज का पेपर। बस अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आप अपने घर का वास्तु सुधार सकते हैं। क्या बिना तोड़े फोड़े और रंगों को चेंज करके हम एस्ट्रो वास्तु की सहायता से अपना वास्तु सही कर सकते हैं? डेफिनेटली मैम, आपको प्लैनेट के हिसाब से उस दिशा में उनके सामान को मूव कर देने से ही आपको वास्तु रेमेडी मिल जाती है, तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि दशाएं तो लगातार बदलती रहेंगी, जीवन में कब तक आप मकान तोड़ते रहेंगे। सर, यदि अगर कुंडली में राहु केतु नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, हमारे नकारात्मकता दे रहे हैं, तो उसको संतुलित किया जा सकता है एस्ट्रो वास्तु से? बिल्कुल मैम, किया जा सकता है। वैसे तो क्या होता है कि राहु के उपाय सबसे अच्छा होता है कि अपने टॉयलेट को साफ रखिए, क्लीन कीजिए, है ना। घर में कोई भी सीलन नहीं होनी चाहिए, घर में वेस्टेज पानी नहीं बहना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम आपका सही रहेगा तो आपका वास्तु सही रहेगा। आपके घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब पड़े हुए हैं तो उनको रिमूव कीजिए, आपका वास्तु राहु आपका सही हो जाएगा। और बहुत सारे नए पड़े हो पेटी पैक तो वो सब जो यूज नहीं हो रहे हैं, हाँ, वो सब राहु बन जाते हैं। अच्छा। क्योंकि जो बैटरी है वो राहु है, एनर्जी ऊर्जा है राहु। अक्सर आपने देखा होगा जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं वो क्या करते हैं कि जब किसी जगह जाते हैं तो वहाँ पे बल्ब लगाते हैं, लाइट्स का देखते हैं वो ब्लिंक करती है, या वो कहते हैं कि हमारी बैटरी का एकदम ड्रेनेज हो गई या हमारा कैमरा बिल्कुल 0 हो गया। तो ये क्या है? एनर्जी राहु होती है। तो जहाँ ये सब चीज़ रहेंगी वहाँ राहु की एनर्जी बन जाएगी अपने। क्या पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उसका जो बेडरूम की जो दिशा होती है और उसका जो कलर होता है वो उनकी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है? देखिए, वो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट डालता है उस पर। अगर आपकी कोई दशा ऐसी चल रही है 7th हाउस पे नेगेटिव एस्पेक्ट डाल रही है तो डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन गड़बड़ करेंगे, या उस दिशा में अगर उससे संबंधित कलर है या उससे संबंधित सामान है तो डेफिनेटली आपको आपके रिश्तों में प्रॉब्लम डालेगा, उसको रिमूव करना ही पड़ता है। धन और समृद्धि जो बढ़ाने के लिए कुबेर देवता होते हैं, उसका क्या बोलते हैं, कुबेर स्थान जो होता है उसको एक्टिवेट रखने के लिए कोई उपाय होता है? बिल्कुल मैम, है। आपकी कुंडली में जो 2nd हाउस है उसमें जो राशि आ रही है उस राशि की दिशा में या उसके स्थान पे जाने से उस हाउस को आप परमानेंटली एक्टिव कर सकते हैं। कुंडली में जो कमजोर और पीड़ित सूर्य होता है उसको पक्का करने के लिए पूर्व दिशा में चेंज करना चाहिए कि वो भी एस्ट्रो वास्तु की कुंडली के अकॉर्डिंग ही होता है? नहीं, देखिए, जो प्लैनेट आपकी कुंडली में वीक आया है वो वीक ही रहेगा, पहली चीज तो। ठीक है। उसको सही करने का तरीका ये है कि सूर्य का खराब हो रहा है उसको सही करना तो पिता की सेवा, पिता का आशीर्वाद, बुजुर्गों की सेवा करना, सरकारी अफसरों से बहस नहीं करना, है ना,
सूर्य का दान करना, अगर इस सूर्य की जो सामग्री है उसका दान करने से सूर्य को सही किया जा सकता है। और बाकी जो प्लैनेट आपकी कुंडली में आए हैं वो आपके पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से ही वीक आते हैं, तो उनको सही करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनकी एंट्रेंस पर बिजली का खंभा होता है या पेड़ होता है जो नेगेटिव वाला पेड़ होता है, अशोक का पेड़ नहीं है, ऐसा नहीं है, तो उसका एस्ट्रो वास्तु में क्या महत्व है? अगर आपके घर के आगे खंभा आ रहा है तो वो राहु है। अगर आपके घर के आगे ड्रेनेज आ रहा है या फिर सीवर आ रहा है या गार्बेज इकट्ठा हो रहा है तो वो राहु है। अगर आपके घर के सामने कोई ब्रिज आ रहा है वो राहु है। ट्रांसफार्मर लगा है वो भी राहु है। अगर आपकी कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है तो आपके डेफिनेटली आपको ये चीज आपको मिलनी ही तय है, मिलेगी ही। अच्छा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट? राहु है तो नेगेटिव है, बट इसको पॉजिटिव किया जा सकता है। कैसे? राहु को बैलेंस करके वो चीजों को या तो रिमूव कीजिए वहां से या राहु की एनर्जीज को बैलेंस कीजिए राहु के उपाय करके। घर में जो सबसे गंभीर वास्तु दोष होता है जिसकी वजह से लोगों को मेंटल हेल्थ होती है, जो आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसका क्या उपाय है या एस्ट्रो वास्तु में कैसे देखते हैं? देखिए, मेंटल प्रॉब्लम होने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने का जो है वो है लग्न के ऊपर नेगेटिव परमानेंट एस्पेक्ट है किसी चीज़ का, किसी प्लैनेट का। क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है आपका, बॉडी का अपर पार्ट, ब्रेन एरिया। सेकंड चीज, अगर आपके घर का ब्रह्म स्थान खराब है, आपकी कुंडली का नाइन्थ हाउस खराब है, तो वो दोष आपके जीवन में आपको बहुत गंभीर परिणाम देंगे आपको। ओके, वो मेंटल हेल्थ पर असर करते हैं पूर्ण रूप से आपको। मतलब मेंटल हेल्थ जो है वो नाइन्थ हाउस और फर्स्ट हाउस पर डिपेंड करती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि आपका घर का ब्रह्म स्थान खराब होने का मतलब है आपका पूरा घर में पूर्ण रूप से वास्तु दोष का क्रिएट होना। ठीक है, वास्तु दोष क्रिएट होगा तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर मेंटल लेवल पे कोई चीज आपको कनेक्ट हो रही है तो डेफिनेटली आपके फर्स्ट हाउस पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है। पहला हाउस जो होता है वो हमारे सिर का होता है, ब्रेन का होता है। तो वहां पे अगर कोई नेगेटिव, सेवेंथ हाउस से कोई एस्पेक्ट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या 90 का कोई एस्पेक्ट आ रहा है, तो आपके फर्स्ट हाउस को वो प्रभावित करेगा और वो चीज आपको सही करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे जो घर होते हैं उनके पास में मंदिर होता है, हर कॉलोनी का भी आपको पता है एक मंदिर होता ही है, तो वो मंदिर जो होता है वो अच्छा असर करता है घर के पास में होना कि बुरा असर करता है? आपकी कुंडली के 4th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड उस पर करता है। अगर आपके कुंडली में 4th हाउस पे चंद्रमा है तो कोई देवी का मंदिर पास हो सकता है, कोई वाटर बॉडी पास हो सकती है। अगर आपकी कुंडली के 4th हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है तो किसी गुरु का स्थान, कोई गुरुद्वारा हो सकता है या भगवान विष्णु का मंदिर हो सकता है। अगर मंगल बैठा हुआ है तो कोई आसपास में कोई हनुमान जी का मंदिर हो सकता है। बुध बैठा है तो माँ दुर्गा का मंदिर हो सकता है या विष्णु भगवान का मंदिर हो सकता है। तो 4th हाउस पे डिपेंड करता है कि आपके किस प्रकार से तो वो मंदिर वहाँ होना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे नहीं होता मैम। वो होता है आपकी दशाओं पे डिपेंड करता है कि कब उस चीज के ऊपर इम्पैक्ट उसका बनेगा और कब नहीं बनेगा। कोई भी हाउस, कोई भी चीज आपकी लाइफ में परमानेंट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है। बच्चों की पढ़ाई और एकाग्रता के लिए उनका स्टडी टेबल किस डायरेक्शन में होना चाहिए और उसका ग्रहों से क्या कनेक्शन है? देखिए मैम, पढ़ने की जो दिशा होती है बच्चों की, होती है 4th हाउस की दिशा। आपकी कुंडली में 4th हाउस में जो राशि आ रही है उस राशि की दिशा में बैठने से बच्चे की पढ़ाई अच्छी होती है। क्योंकि 4th हाउस किसका है? 4th हाउस होता है हमारी बेसिक एजुकेशन का। 4th हाउस होता है मदर का, और मदर हर बच्चे की पहली टीचर होती है। तो पढ़ने की दिशा 4th हाउस मानी गई है। तो 4th हाउस की डायरेक्शन में अगर आपके बच्चे की स्टडी टेबल लगी हुई है, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ ईस्ट साउथ हो, कोई भी दिशा हो, 4th हाउस की जो दिशा आएगी उसी डायरेक्शन में बैठ के बच्चे का पढ़ने से उसको लाभ मिलेगा। क्या घर का जो नंबर होता है, जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बोला जाता है, वो भी एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत ही आता है? बिल्कुल मैम। अगर 4th हाउस अगर देखा जाए तो हमारा डोमेस्टिक कंफर्ट है, तो वहाँ जो राशि आ रही है, वहाँ जो प्लैनेट बैठा है उसके अकॉर्डिंग अगर नंबर लेंगे तो भी हमको वो सूट करता है। अच्छा, जैसे मेष वालों के लिए बताओ आप। जैसे मेष राशि वालों के लिए 1 नंबर है ना, मंगल है। वैसे मेष का 1 नंबर, राशि का नंबर 1 है, लेकिन मंगल के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बन जाता है 9 नंबर। तो 9 नंबर में सूट करेगा। जिनका केतु बैठा है उनको 7 नंबर, 3 नंबर। राहु बैठा है तो उनको 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, यानी इवन नंबर। केतु बैठा है तो ऑड नंबर है। 4th हाउस। 4th हाउस। व्यापार में और धन वृद्धि के लिए ऑफिस किस डायरेक्शन में होना चाहिए?
मैम अगर धन वृद्धि की बात की जाए हाँ, तो सेकंड हाउस देखा जाएगा। ठीक है। और व्यापार अगर आप चाहते हैं व्यापार में अपनी वृद्धि हो, उसका डायरेक्शन देखना है तो सेवेंथ हाउस देखा जाएगा। तो आपकी कुंडली में जो सेवेंथ हाउस में जो राशि आ रही है उसकी दिशा, और आपकी कुंडली में ही अगर सेकंड हाउस में जो राशि आ रही है उसकी दिशा, क्योंकि सेकंड हाउस होता है वेल्थ का, सेवेंथ हाउस होता है डे टू डे लाइफ का, व्यापार का। तो इन दोनों की दिशा में अगर आप बैठते हो या जो रखते हो चीज रखते हो आप, तो डेफिनेटली आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब है तो उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा? मैम सबसे पहली चीज कि वो व्यक्ति पानी बहुत वेस्ट करता होगा। ओके। उसके घर का जो पानी है, वाटर है, वो लीकेज जाता होगा, बहता होगा। टॉयलेट में कोई ना कोई समस्या होगी, कोई ना कोई टैप टपकता होगा। अगर वो टपक रहा है, अगर वो चीज़ हो रही है तो उसको मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे, मन की स्थिति में शांति रहेगी। चंद्रमा है तो कैश फ्लो है, तो कैश फ्लो से संबंधित उस व्यक्ति को हमेशा जीवन में प्रॉब्लम बनी रहेगी, और अपनी मदर से भी इसके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। सर अभी हमने बात करी तो आपने बताया कि बॉडी वास्तु भी होता है। जी। तो बॉडी वास्तु क्या होता है? मैडम बॉडी वास्तु तब काम आता है जब आप ऐसी जगह पे रहते हो, या आपका घर बहुत छोटा है, या आप बार बार जगह चेंज करते हो, या आपके घर में ऐसी स्थिति है कि आपको एक ही कमरा मिला हुआ है, आप और जगह पे जा नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते उसमें। तब क्या करते हैं हम अपनी बॉडी के ऊपर वास्तु करके, वहाँ रेमेडी करके भी हम अपना एस्ट्रो वास्तु से रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे कुछ रेमेडीज बताओ आप। जैसे होता क्या है कि हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में भी 12 अंग होते हैं, 12 भाव उसके हम लेते हैं अपने। तो मेष राशि सिर से आती है, 2 नंबर राशि वृष राशि यहाँ आती है, 3rd नंबर राशि हमारे हाथ होते हैं, शोल्डर्स होते हैं, 4 नंबर राशि हमारे चेस्ट एरिया होता है, 5 नंबर हार्ट होता है, 6 नंबर स्टमक होता है ना। इस तरीके से हमारे 12 भाव होते हैं। तो अगर किसी हाउस पे आपका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसको आपको सही करना है, उसको रेमेडी में हमको रहना है, हम जैसे हमने बात की थी 180 का हिट, और 180 के हिट को हम सही करते हैं 120 के हिट से। तो उस बॉडी पार्ट पे अगर 120 के हिट के हिसाब से अगर हम उसका पर्टिकुलर कलर का कोई थ्रेड बांध लें, अगर स्केच पेन से कोई डॉट बना लें, कोई टैटू बना लें, तो ये हमको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। आपको घर में कुछ चेंज ना करते हुए भी अपनी बॉडी के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी के 4th हाउस में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, जी ठीक है, तो उसकी क्या रेमेडी होगी? 4th हाउस, अब तो उसका चेस्ट एरिया जो है उसके ऊपर वो अपना कर सकता है। अब जैसे कोई बड़ा पेंडेंट पहन सकता है वो, जो चेस्ट पे आ जाए, उस कलर से रिलेटेड या उस एलिमेंट से रिलेटेड, या फिर कोई टैटू बनवा सकता है। आजकल अक्सर लोगों को आपने देखा होगा अपने चेस्ट पे टैटू बनाते हैं वो, या फिर वो क्या कर सकता है कि एक परमानेंट मार्कर या स्केच पेन लेके अपने उस बॉडी पार्ट के ऊपर एक सर्किल बना दे। भाई इतना सा कर दे मैम, कुछ ही घंटों में उसको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे उसके। देखिए मैम, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल एक बहुत से गर्ल्स बॉयज जो हैं अपने एंकल में ब्लैक थ्रेड बांध लेते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं ये नज़र से बचने के लिए है, बट ये नज़र से बचने के लिए नहीं है, ये एक रेमेडी है। अच्छा, पॉजिटिव रेमेडी और नेगेटिव? ये पॉजिटिव रेमेडी है। किसी नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए किसी व्यक्ति ने अपने एंकल पे ब्लैक थ्रेड बांधा, लेकिन जब लोग पूछते हैं ये क्या है, तो वो व्यक्ति ये बोल नहीं सकता नहीं कि मैंने इसका उपाय किया है, तो वो कहता है ऐसे नज़र से बचने के लिए बांध लिया। तो बस ये एक भ्रांति फैल गई कि एंकल में काला धागा बांधने से आपको नज़र नहीं लगती, लेकिन बेसिकली उसने क्या किया, शनि का रेमेडी की है। उस व्यक्ति के 11th हाउस में शनि का नेगेटिव इम्पैक्ट किया, उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका सैटर्न का वहाँ लेके आना था। तो उसने क्या किया, उसको पॉजिटिवली एक्टिवेट करने के लिए अपने एंकल में उसने ब्लैक थ्रेड बांध लिया। क्योंकि पर हर किसी को नहीं पहनना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए नहीं है। हर व्यक्ति कोई जो रंगीन अपने धागे बांध लेते हैं हाथों में, पाँव में, नहीं करना चाहिए। बॉडी पे कहीं भी कोई आदमी टैटू बनवाता है, नहीं बनवाना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से प्रभावित कर सकती है। कुछ लोग होते हैं जो जैसे गोल्ड की चेन पहनते हैं, कुछ गले तक पहनते हैं, कुछ बड़ी पहनते हैं, और कोई नाभि तक पहनते हैं। उसका तीनों का इम्पैक्ट अलग आएगा क्योंकि है तो गोल्ड की चेन। जिस हाउस से रिलेटेड होगा उससे इम्पैक्ट उसका कनेक्ट हो जाएगा। सेकंड हाउस जो होता है वो हमारा गला होता है, ठीक है। आपका जो चेस्ट एरिया है वो आपका 4th हाउस हो गया। आपका जो पेट का स्टमक एरिया है वो आपका 5th और 6th हाउस हो गया। तो आपने गुरु को वहां पहुंचा दिया, ऐसा बोल सकते हैं? वहां तक ले गए उस चीज को आपका, तो उसका आप रिजल्ट ले सकते हैं। मतलब जैसे अगर मैंने छोटी चेन पहन रखी है तो गुरु मेरे सेकंड हाउस में पहुंचा दिया मैंने जी। और अगर सेकंड हाउस का अगर बात करें तो आपकी चेन दिखनी चाहिए, तो वो गुरु का प्रभाव आपके मारेगा। अगर वो ढकी हुई है, छुपी हुई है, तो उसका प्रभाव नहीं आ रहा है, दिखता हुआ हो थोड़ा सा, ठीक है।
लेकिन फिर भी क्योंकि अब पूरा तो दिखा नहीं सकते, तो क्या होता है अंदर अंदर वो जब जिस बॉडी को टच करता है वहाँ वहाँ उस चीज़ को एक्टिवेट कर देता है। थैंक यू सर, आपने बहुत सारी आई ओपनर चीज़ें बताई हमें एस्ट्रो वास्तु के बारे में, जो बहुत सारी चीज़ें लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम मैम।